हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो जैसा कि आपने देखा, इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने अपना फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी सारे ही सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं, डिप्लोमा सेकेंड ईयर के, जिनके हमने टॉपिक्स स्टार्ट कर दिए हैं। लाइक चैप्टर फर्स्ट हमारे सभी में हो चुके हैं। अब हम चैप्टर सेकंड की तरफ चल रहे हैं हर सब्जेक्ट में। हालांकि फार्माकोलॉजी में तो हमारा स्टार्ट भी हो चुका है, कोलिनर्जिक ड्रग्स कंप्लीट हो चुका है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से आपको प्रॉपर सारी वीडियोस मिल जाएंगी और उसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। आप वहां से जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। जितना भी आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिलेगा, सभी का नोट्स वहां पे फ्रीली आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का, जिसको हम ज्यूरिस भी बोलते हैं। ज्यूरिस प्रूडेंस सब्जेक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। बेसिकली इसके अंदर हम सारे लॉज वगैरह पढ़ेंगे, कौन सा एक्ट कब आया। जो इससे प्रीवियस वीडियो में जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें सारे एक्ट्स हमने देखे थे, तो अब उनमें से ही एक एक्ट है फार्मेसी एक्ट 1948 एंड रूल्स, यानी कि 1948 में, यानी आजादी के एक साल बाद हमारा फार्मेसी एक्ट आ गया था। तो देखो, तब से हमारा ये फार्मेसी प्रोफेशन चला आ रहा है 1948 में, और रूल्स आए इसके, यानी कि कोई भी अगर एक्ट आया तो उसमें अमेंडमेंट हो सकता है। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट चलता रहता है, ऐसे ही हमारे फार्मेसी एक्ट में अगर कुछ नया लेकर आना है तो उसके लिए अमेंडमेंट होते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आप देखोगे 2015 में भी क्या और चीजें इसके अंदर ऐड हो गई थी। तो उससे पहले मैं सिलेबस में आपको दिखा दूं। देखो, ये है सिलेबस में फार्मेसी एक्ट 1948 एंड रूल्स। सारे ऑब्जेक्टिव्स इसके अंदर हमें कवर करने, डेफिनेशन देखनी है, पीसीआई के बारे में पढ़ना है, पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन देखना है, फंक्शन देखना है, एजुकेशन रेगुलेशंस को देखना है, और स्टेट एंड जॉइंट फार्मेसी काउंसिल्स के बारे में भी पढ़ना है इसमें। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन कैसे कर रहे हैं फार्मासिस्ट का, और क्या क्या ऑफेंसेस हैं और पेनाल्टीज हैं, वो सारी हमें देखनी है। और थोड़ा बहुत फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 के बारे में भी हमें इसके अंदर स्टडी करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें ही देखो, चैप्टर सेकंड आपका पूरा 5 घंटे का कंप्लीट हो जाएगा, तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है। वीडियो में को पॉज कर करके देखना, ये नहीं कि पूरी एक साथ स्पीड बढ़ाई और देख ली और कुछ समझ में आया ही नहीं। तो ऐसा कर लो कि 15 मिनट की वीडियो देख ली, फिर उसके बाद पॉज करके छोड़ के जाओ, कुछ और काम कर लो, है ना। पूरी एक साथ मत देखना। हाँ, और अगर हो इतने पोटेंशियल की पूरी वीडियो एक साथ कवर कर सकते हो तो अच्छी बात है ये। ठीक है, चलो। फार्मेसी एक्ट 1948 एंड रूल्स, ऑब्जेक्टिव्स, डेफिनेशन, ये सब अभी जो मैंने सिलेबस में बताया वो ही मैंने यहाँ लिखा है। तो हम सीधा ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। तो देखो, ये जो एक्ट है ये बेसिकली हमारा इसीलिए पास हुआ था कि इस प्रोफेशन को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अंदर क्या क्या हमें पढ़ना होता है, एजुकेशन कैसे दी जाती है, कोई फार्मेसिस्ट अगर फार्मेसी अगर कर रहा है तो कोर्स के बारे में पूरी जानकारी इसके अंदर है। और पीसीआई जो है वो इसको पूरा रेगुलेट करती है, तो पीसीआई के बारे में हमें इसके अंदर देखना है, यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, काउंसिल यानी कि देखो उसके अंदर मेंबर्स आएंगे फार्मेसी के ही लोग, है ना, पूरे जो बैठे होंगे। गवर्नमेंट बॉडी होती है ये हमारी। तो इसके अंदर जैसे कि देखो, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स रहते हैं, ऐसे ही फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है जिसके अंदर मेंबर्स होंगे, जिनकी हम अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा ऑब्जेक्टिव जो मैंने बताया वो देख लेते हैं कि फार्मेसी एक्ट 1948 में पास हुआ था रेगुलेट होने करने के लिए। क्या करने के लिए? रेगुलेट यानी चलाने के लिए। ठीक है, चलाने के लिए। इससे आपको देखो वर्ड्स भी ध्यान रहेंगे। ठीक है, रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, यानी कि प्रैक्टिस फार्मेसी की, यानी क्या क्या उसके अंदर होता है, कैसे डिस्पेंसिंग, ये सब कुछ, मतलब पूरी एजुकेशन फार्मेसी की। कोई किसी भी मेडिसिन के बारे में तो वो क्या होता है, प्रैक्टिस ही तो है, किसी भी चीज का प्रयास करना। ऐसे ही फार्मेसी का प्रयास करना ही फार्मेसी एक्ट के अंदर आता है। ठीक है, इसमें और क्या आता है, स्टेट एंड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आता है। जैसे कि सेंट्रल काउंसिल होती है कौन, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये चलाई जाती है। ये रिस्पॉन्सिबल होती है रजिस्ट्रेशन के लिए फार्मासिस्ट के, किसके, फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, अभी आपको थोड़ा आगे इसमें बताऊंगी कि ये क्या कहना चाह रहा है, अभी आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब ये जो एक्ट है 1948 का, ये फैला हुआ है, एक्सटेंड हो रखा है, फैला हुआ है पूरे होल ऑफ इंडिया
एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप जितने भी ये एक्ट्स पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि ये एक्ट पूरा एक्सटेंड हो रखा है होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। हर जगह पे आप यही देखोगे, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के हर जगह पे फार्मेसी एक्ट पूरा हमारा लागू है। ठीक है, उसके बाद अब डेफिनेशन देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है ये। इट इज एन इंडियन लॉ। ये क्या है? एक इंडियन लॉ है जो रेगुलेट करता है, चला रहा होता है प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी का जो प्रोफेशन है, कोई प्रोफेशन मीन्स वो जिसमें पर्टिकुलरली पार्टिसिपेट कर रहा है, जो उस काम को कर रहा है, ठीक है, बेसिकली तो वो क्या होता है? उसका प्रोफेशन होता है। इंक्लूडिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, इसके अंदर फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन होगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक लाइसेंस मिलेगा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल, इसके अंदर पूरा बनाई जाएगी। एस्टैब्लिशमेंट यानी कोई चीज बनाना, जैसे फार्मेसी काउंसिल बनेगी। एंड स्टैंडर्ड्स फॉर फार्मेसी एजुकेशन, और कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे फार्मेसी एजुकेशन के। स्टैंडर्ड का मतलब होता है जो फिक्स है ना, जो बोलते हैं ना कि टेस्ट और एक स्टैंडर्ड, तो जो चीजें हमारी फिक्स रहती है वो स्टैंडर्ड है। एंड प्रैक्टिस, तो क्या हो गया? ये रेगुलेट करेगा फार्मेसी प्रोफेशन को, जिसमें रजिस्ट्रेशन होगा फार्मासिस्ट का। फार्मेसी काउंसिल्स जितने भी होंगी, पीसीआई हो गई, स्टेट काउंसिल हो गई, जॉइंट स्टेट काउंसिल हो गई, इन सभी का एस्टेब्लिशमेंट होगा और फार्मेसी एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स भी इसमें देखे जाएंगे। तो ये क्या है? पूरी डेफिनेशन है। तो चलो आगे देखते हैं, पीसीआई के बारे में थोड़ा नॉलेज लेते हैं। क्या है पीसीआई? इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये मैंने बताया था अभी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये बनाई जाती है। एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, यानी मेंबर्स बदले जाते हैं हर 5 साल में। ठीक है, तो फर्स्ट सेंट्रल काउंसिल जो है हमारी यानी पीसीआई, वो कब बनी थी? वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1948, यानी वो 1949। 1948 में एक्ट आया और 1949 में हमारा पीसीआई तैयार हो चुका था बनके। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स आते हैं। तो इलेक्टेड मेंबर्स यानी कि जो हमारे चुने गए हैं। ठीक है, इलेक्टेड मतलब चुने गए। ठीक, 6 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, उनमें क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहले एक तो 6 मेंबर आते हैं। 3 टाइप के हम इसके अंदर देखेंगे। स्टेट काउंसिल देखोगे आप तब भी यही पढ़ोगे। एक फर्स्ट होता है इलेक्टेड मेंबर, एक होता है नॉमिनेटेड मेंबर और एक रहता है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ठीक है, तो इलेक्टेड यानी कि जिनको वोट देके दिया गया है, उसके बाद वो इसके अंदर आए हैं। तो 6 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से एटलीस्ट 1 टीचर, एक टीचर होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन से आना चाहिए, कॉलेजेस से आना चाहिए। ईच टीचर इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मेसी, फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोग्नोसी, इन सभी से एक एक टीचर आना चाहिए। तो 6 मेंबर्स में ये सारे लोग आते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं अगर वो आएंगे तो उससे क्या होगा? वो उन्हें कॉलेज का सारी चीजें पता रहेगी, इंस्टीट्यूशन के बारे में कि वहां पे कौन कौन सी चीजें कंडक्ट कराई जा रही हैं फार्मेसी के अंदर, सब्जेक्ट्स कौन से हैं, क्या उनमें चेंजेस करना है, इसीलिए इन मेंबर्स को चुना जाता है। तो आप ऐसे ध्यान रखो कि अगर ये टीचर्स होंगे तो इन्हीं की वजह से और चेंजेस, अमेंडमेंट जो आ रहे हैं हमारी एजुकेशन में फार्मेसी के, लाइक अभी देखा आपने कि एग्जिट एग्जाम आ गया है। तो जब एग्जिट एग्जाम आया है तो ये जो टीचर्स हैं इन्होंने ही कुछ सोच के करा होगा कि भाई हर किसी को ऐसे लाइसेंस नहीं दे देना है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बना देना है, चाहे उसने अच्छे से पढ़ाई ही ना की हो, तो उसे अच्छे से पढ़ना है, तभी जा करके उसको एक लाइसेंस मिलेगा। तो इसीलिए 6 मेंबर्स यहाँ से जा रहे हैं हमारे। तो अब आपको ध्यान रहेगा, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो दीज मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन न्यू दिल्ली। तो ये एक जगह है ना, जहां से ये मेंबर्स को चुने जाते हैं, जो जिनके द्वारा ये मेंबर्स हमारे इलेक्ट होते हैं। वोटिंग सिस्टम जो चलता है हमारा, ये कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ठीक, फिर उसके बाद देखो 1 मेंबर होगा हमारा इलेक्टेड बाय, जो चुना जाएगा वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से होगा। तो यानी इसमें एक डॉक्टर भी आ जाता है। उसके बाद एक मेंबर होगा जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। तो देखो टीचर भी आ गए, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी आ गया, जिसको डिस्पेंसिंग हर चीज की नॉलेज रहती है। ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेगा, वो दिखाएगा हर एक स्टेट को, जो कि इलेक्टेड बाय स्टेट काउंसिल, जो स्टेट काउंसिल से चुना हुआ मेंबर एक इलेक्टेड मेंबर के अंदर आएगा। किसमें? पीसीआई में। उसके बाद आ जाते हैं नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड में क्या रहता है कि जिनको नामांकित किया गया है, जिनको नाम दे दिया गया है। ठीक है, कोई वोट सिस्टम यहाँ पे नहीं है,
6 मेंबर्स होंगे जिसमें से एटलीस्ट 4 पर्सन पोजेसिंग डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए। ठीक है, ऊपर वाले 6 मेंबर्स में एटलीस्ट 1 टीचर होना चाहिए। नॉमिनेटेड वाले में 4 लोग होने चाहिए कम से कम, जिनके पास या तो डिग्री यानी बी फार्मा हो या फिर वो डी फार्मा हो, और एंगेज हो किसमें, वो बिल्कुल उन्होंने अपने आप को पूरा इंडल्ज कर दिया है किसमें, कौन सी, उसमें देखो एंगेज्ड इन दी प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, किसके अंदर पूरा फार्मेसी की उन्होंने का प्रयास किया हुआ है, कैसे डिस्पेंसिंग होती है, कैसे प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल किया जाता है, कैसे पेशेंट को सारी चीजें समझाई जाती हैं, सब कुछ। तो एक हमारा क्या है, डिग्री या डिप्लोमा होल्डर है 6 मेंबर्स में से, सॉरी 4। ठीक है, उसके बाद एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। रिप्रेजेंटेटिव यानी जो जो उस चीज को बताएगा, रिप्रेजेंट करेगा। ईच ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से आएगा, और या फिर और एक और कहां से, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE। ये हमारी क्या होती है, बोलते हैं यूनिवर्सिटी है जहां से एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा। ठीक, फिर उसके बाद 1 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा। जैसे हमारा किसके अंदर देखा था हमने, इलेक्टेड मेंबर में, सेम ऐसे ही नॉमिनेटेड मेंबर में होगा। वहां पे भी देखो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही इलेक्ट हुआ था, यहाँ पे नॉमिनेटेड रहेगा। यहाँ पे आपको नॉमिनेटेड वर्ड लगा के सारी चीजें मेंशन करनी है। उसके बाद देखते हैं एक्स ऑफिशियो, यानी कि देखो जो वो मेंबर्स जो पहले ही और इलेक्ट किए जा चुके थे, चुने गए थे, अब वो ही किसके अंदर आ जाते हैं, एक्स ऑफिशियो बन जाते हैं, वो जिनको रिटायर्ड मेंबर एक तरीके से बोल सकते हैं हम। तो वो कौन है, देखो एक तो डायरेक्टर है किसके, जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, DGHS। ठीक है, और एक है डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के, किसके, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। और एक है हमारे DCI, इसको CDL बोल सकते हैं, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी को। और एक है DCI, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। तो अभी हमने सारी चीजें देख ली है एक बार और, कि यहीं पे ही आपको सारी चीजें याद हो जाए। अगर याद हो गई है तो स्किप कर देना। ठीक है, सबसे पहला क्या है, इलेक्टेड मेंबर है। सबसे उससे भी पहले हमारा PCI कब बना था, 1949 में। उसके बाद इलेक्टेड मेंबर आते हैं, यानी चुने गए हों, जो 6 मेंबर्स होंगे, उसमें से एक टीचर होगा हर एक सब्जेक्ट में से, लाइक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मेसी, फार्माकोलॉजी या फिर कोगनोसी। उसके बाद ये मेंबर्स इलेक्ट होंगे किसके द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इनको चुनेगी। उसके बाद एक मेंबर हमारा चुना जाएगा किससे, MCI से। किससे, MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, यहाँ से एक मेंबर होगा। और एक मेंबर हमारा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा, जो रिप्रेजेंट करेगा हर एक स्टेट को। वो किसके द्वारा चुना जाएगा, स्टेट काउंसिल के द्वारा। नॉमिनेटेड में 6 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 4 लोगों के पास डिग्री या डिप्लोमा होल्डर वो लोग होने चाहिए। ठीक है, मेंबर्स देख लिए, 4 लोग होंगे, और जो किस में होंगे, पूरे एंगेज रहेंगे किसमें, प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी में। उनको नॉमिनेट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद एक रिप्रेजेंटेटिव होगा हमारा, वही सेम UGC से, इसको UGC पढ़ेंगे शॉर्ट में। और एक होगा हमारा AICTE से। उसके बाद क्या रहता है, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा नॉमिनेटेड मेंबर्स में भी, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, नामांकित किया जाएगा। उसके बाद एक्स ऑफिशियो मेंबर जो रिटायर्ड लोग होंगे, जैसे DGHS हो गया, CDL हो गया और DCI हो गया। उसके बाद अब फंक्शन देखते हैं, देखो PCI के, और थोड़ा सिलेबस के अकॉर्डिंग भी मैं दिखाऊंगी। तो देखो अभी तक हमने ऑब्जेक्टिव देख लिया है, उसके बाद डेफिनेशन देख ली है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दिया, जिसमें इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर और एक्स ऑफिशियो मेंबर रहते हैं। अब हम चलते हैं फंक्शन की तरफ। तो देखो जब फंक्शन पढ़ेंगे तो उसी में ही आपका एजुकेशन रेगुलेशंस भी कंप्लीट हो जाएगा। चलो देखते हैं। अब देखो खुद ही सोचो, PCI ने ऐसे ऐसे मेंबर्स को इलेक्ट किया है, नॉमिनेट किया है, जैसे टीचर्स हो गए हमारे, डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स हो गए, इस 4 मेंबर, ये सारे, ठीक है 4 लोग। तो अब ये बेसिकली काम किस पे करेंगे, एजुकेशन पैटर्न पे, कि हमें कैसे पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना है, कि क्या क्या एजुकेशन होगी फार्मेसी में, कोर्स के अंदर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होने चाहिए, कैसे स्टडी होगी, कितने साल का एक कोर्स होना चाहिए, ये सभी चीजें। तो ये इन सब पे कैसे डॉक्यूमेंटेशन होगा, और कैसे अप्रूवल मिलेगा किसी भी कॉलेज को कि तुम यहाँ पे फार्मेसी प्रोफेशन को चला सकते हो, यानी कोर्स से रिलेटेड, फार्मेसी से रिलेटेड आप पढ़ाई करवा सकते हो, डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी। तो उसके लिए देखो सबसे पहले वही कि डिजाइन किया गया है एजुकेशनल स्ट्रक्चर या फिर पैटर्न को, किस तरीके से टू फ्रेम एन एजुकेशनल स्ट्रक्चर फॉर फार्मासिस्ट, फॉर
वुड बी फार्मासिस्ट, जो आगे बनेंगे उनके लिए, है ना, ठीक है, बनने वाले, टू कीप चेंजेस विद पैसेज ऑफ टाइम। इसके अंदर हमें टाइम के साथ चेंजेस भी करना है एजुकेशन स्टैंडर्ड्स वगैरह में। तो देखो कैसे कैसे है इसके अंदर। अब जो स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे एजुकेशन के फार्मासिस्ट के लिए जो फ्रेम किए गए हैं पीसीआई के द्वारा, काउंसिल के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं, एजुकेशन रेगुलेशंस बोलते हैं। क्या कि कैसे एजुकेशन को चलाया गया है फार्मेसी की, उसके बारे में हमें इसमें देखना है। तो पूरा देखते हैं। देखो एजुकेशन रेगुलेशन अगर 3 नंबर का भी टॉपिक आता है, सेम यही लाइंस पूरी छाप के आ जाना, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। सबसे पहले होता है मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द एडमिशन टू द कोर्स। अब देखो अब तुम ये डी फार्मा के अंदर पढ़ रहे हो जूरिस्प्रूडेंस सेकेंड ईयर में, तो अब जब तुमने एडमिशन लिया था डी फार्मा में, तो उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या थी, 10th क्लास तो नहीं थी ना, 10th 12th थी। तो आप इसमें और बढ़ा के लिख सकते हो, अगर बैचलर भी करना है तब भी 12th पास होना चाहिए। कौन से सब्जेक्ट से, पीसीबी से, या फिर मैथ्स वाला हो वो भी चल जाता है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री तो होना ही चाहिए, ठीक है। बट किन्हीं कॉलेजेस में पीसीएम वाला जा सकता है, लेकिन ज्यादातर में पीसीबी वालों को ही एडमिशन में लिया जाता है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, 12th पास विद साइंस स्ट्रीम, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की जो ड्यूरेशन है और कोर्स की स्टडी करने की, उसको इसमें कवर किया जाएगा। डी फार्मा 2 साल का है, बैचलर इन फार्मेसी 4 साल का है। अगर कोई डी फार्मा करके बी फार्मा करता है तो वो उसको 3 साल का पड़ता है, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद नेचर एंड पीरियड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अब जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, जैसे ही तुम्हारा 2 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा या 4 साल का, उसमें तो देखो बैचलर में तो मैं बताऊं आपको सेमेस्टर वाइज जो होता है ना, उसमें मान लो किसी 5th सेमेस्टर में या 7th सेमेस्टर में हमारी हॉस्पिटल ट्रेनिंग हो जाती है, तो वहां दोनों में टोटल मिला के 500 घंटे की कवर हो जाती है। और यहाँ डिप्लोमा वहां पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का और कम टाइम है, कम घंटों में होती है। लेकिन डी फार्मा के अकॉर्डिंग देखो इस एजुकेशन रेगुलेशन में लिखा गया है, क्योंकि ये बहुत पहले ही पीसीआई हमारी बन गई थी उस टाइम पे, तो डिप्लोमा चलता था। तो नेचर एंड पीरियड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स को कंप्लीट करने के बाद कितने की होती है ना, कितना होता है देखो, नॉट लेस देन 500 आवर्स, 500 घंटे से कम नहीं होना चाहिए, है ना। और या तो 3 मंथ की होनी चाहिए, हॉस्पिटल में रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल होना चाहिए कि उसमें ट्रेनिंग कर भी सकते हो या नहीं, फार्मेसी में और डिस्पेंसरी में, या फिर लाइसेंस्ड मेडिकल स्टोर पे, केमिस्ट पे, या फिर ड्रगिस्ट शॉप पे। तो ये क्या हो गया, नेचर एंड पीरियड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो हमें करनी होती है। उसके बाद सब्जेक्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन एंड द स्टैंडर्ड्स टू बी अटेन्ड देयर इन फॉर क्वालिफिकेशन। अब इसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे इस क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए, इसको क्वालिफाई करने के लिए। सारे सब्जेक्ट्स लाइक फार्मा कोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स, सारे जितने भी हैं वो इसके अंदर होने चाहिए, उनके स्टैंडर्ड्स भी हैं। तो फर्स्ट क्या हो गया हमारा, मिनिमम क्वालिफिकेशन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, ठीक है। उसके बाद नेचर एंड पीरियड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, देन उसके बाद सब्जेक्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन जो भी क्वालिफिकेशन के लिए हम कर रहे हैं। उसके बाद इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशन। आप प्रैक्टिकल करने जाते हो, है ना, तो वहां पे क्या क्या इक्विपमेंट रहते हैं, फैसिलिटीज कौन कौन सी है, कौन कौन से, अगर आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की लैब में जा रहे हो तो सारे आपके इंग्रेडिएंट होने चाहिए, केमिकल्स प्रेजेंट होने चाहिए जिससे आप टेस्ट कर सको। अगर आप फार्मास्यूटिक्स की लैब में जा रहे हो तो वहां पे सारे आपके इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, जैसे कि कोटिंग के लिए हो गया हमारा, और या फिर टैबलेट पंचिंग मशीन हो गई टैबलेट बनाने के लिए, या इमल्शन बनाने के लिए सारे इक्विपमेंट हो गए, ठीक है। तो वो सारे भी प्रोवाइड होने चाहिए इंस्टीट्यूशन के द्वारा। उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए टू बी प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशन, वही कि प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए। उसके बाद एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कि लास्ट में जैसे डिप्लोमा में रहता है फर्स्ट 1 साल के बाद फिर हमारे एग्जाम होने होते हैं ईयर वाइज, और हमारे बी फार्मा में कैसे रहता है सेमेस्टर वाइज। तो पूरी एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाना है। तो ये क्या है, पूरा एजुकेशन रेगुलेशन से रिलेटेड है। तो ये पहला ही आपका क्या है, फंक्शन है, डिजाइन ऑफ एजुकेशनल पैटर्न, उसी के अंदर ही आ रहा है। उसके अंदर भी सोचो, अब एक ही पॉइंट के बारे में अगर आपको इतनी जानकारी है तो बचे हुए पॉइंट्स के बारे में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बट देखते हैं उनको भी। देखो, अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशन या फिर
विड्रॉल ऑफ अप्रूवल, आपने किसी भी इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज कर दिया है कि आप यहाँ पे फार्मेसी को रन कर सकते हैं, नहीं फार्मेसी प्रोफेशन को कोर्स को पढ़ा सकते हैं यहाँ पे फार्मेसी के स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या चीजें होती हैं, देखो, टू अप्रूव द कोर्स ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशन फॉर फार्मेसिस्ट, दैट इज अप्रूवल ऑफ द एकेडमिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग फार्मेसी कोर्स। जो फार्मेसी कोर्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो दे रहे हैं, लाइक वहां पे टीचर्स हैं, तो हर चीज का एक अप्रूवल होना चाहिए, ठीक है। उनका अप्रूवल कौन दिला रही है, पीसीआई दिला रही है, ठीक है। पहले वो पूरा जाके वहां इंस्पेक्ट करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे हम फार्मेसी के स्टूडेंट्स को यहाँ एजुकेशन प्रॉपर मिलेगी भी या नहीं, इनकी लैब वगैरह कैसी है, तो ये ऑडिट वगैरह चलता रहता है। उसके बाद ही किसी भी कॉलेज को अप्रूवल मिलता है, ठीक है, उस कोर्स को कंडक्ट करने के लिए। उसके बाद टू विड्रॉ अप्रूवल, अब जो हमने अप्रूव किया है उसको हम वापस ले भी सकते हैं। विड्रॉ का मतलब ले लेना वापस, ठीक है, वापस लेना किसको, जो हमने अप्रूवल दे दिया था, यानी हमने नहीं, लाइक पीसीआई ने, ठीक है। इफ द कोर्स ऑफ स्टडी डज नॉट टू बी कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू पीसीआई एजुकेशन, पीसीआई एजुकेशन के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर कोर्स नहीं चल रहा है, तब भी हम क्या करेंगे, जो पीसीआई होगी वो अप्रूवल को वापस ले लेगी, ठीक है। तो ये अप्रूवल हो गया और विड्रॉल हो गया। उसके बाद रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन के लिए क्या है, टू अप्रूव क्वालिफिकेशन ग्रांटेड आउटसाइड द टेरिटरीज टू विच द फार्मेसी एक्ट एक्सटेंड, कि जो बाहर से फार्मेसी की पढ़ाई करके आया है तो उसको भी यहाँ पे लाइसेंस मिल सकता है, ठीक है। अप्रूव होगा, उसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या रहेंगी वो सारी चीजें इसमें देखनी है। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट, यानी जो एक तो स्टेट में रजिस्टर तैयार होते हैं फार्मासिस्ट के, और दूसरा सेंट्रल रजिस्टर होता है एक जो पीसीआई तैयार करती है, अंडर द फार्मेसी अमेंडमेंट एक्ट 1976। अब मैंने बताया था ना कि इसके अंदर अमेंडमेंट भी चलते रहेंगे, तो ऐसे ही एक अमेंडमेंट यानी चेंजेस होते रहेंगे। एक 1976 में आया, ठीक है। द पीसीआई is required to maintain a register containing names of all persons registered as pharmacist in different state। अलग अलग स्टेट में जितने भी फार्मासिस्ट हैं उन सभी का नाम इस रजिस्टर में होना चाहिए जो पीसीआई बनाएगी। उसके बाद अब चलते हैं हम किसकी तरफ, मैं अभी भी यही बोलूंगी आपको कि वीडियो को पॉज कर लेना अगर आपको बहुत ज्यादा लगता है, और बोलते ना कि रोक रोक के थोड़ा नोट्स अगर खुद भी लिख लोगे यही, तो आपको यहीं पे ही प्रॉपर सारी चीजें लर्न हो जाएंगी। अगर आप कभी भी किसी भी यूट्यूब चैनल से आप पढ़ते हो तो साथ में रजिस्टर लेके बैठो और उसके बताए हुए जो भी चीजें, अगर कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हम बता रहे होते हैं और हमारे नोट्स में नहीं लिखे होते, तो ये आपका काम है उसको नोट कर लेना जल्दी से कि इसने और क्या एक्स्ट्रा बोला था। स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मासिस्ट विद इन अ स्पेसिफिक स्टेट। स्पेसिफिक स्टेट में जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किस लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए और फार्मासिस्ट को प्रैक्टिस कराने के लिए, ट्रेनिंग वगैरह जो भी कहीं पे भी हो रही है तो वो सब स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर आता है। ओवरसीइंग यानी देखना और ज्यादा क्वालिफिकेशन से रिलेटेड और इंश्योर करना कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड पे अपना टिके रहना, अधेयर रहना, ठीक है, बने रहना, वो ही काम होता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल का। तो इसके फंक्शंस देख लेते हैं 3 मार्क्स में। अगर सिर्फ फंक्शंस आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत इसके अंदर इसको एलॉबरेट करके लिख देना। लाइक देखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट की द रोल ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज टू रजिस्टर्ड ऑफ ए फार्मासिस्ट टू provide the registration of pharmacist according to the course and like 2-year program according to the D pharma और B pharma, तो सभी का रजिस्ट्रेशन करना। उसके बाद रिन्यूअल करना लाइसेंसेस का, हर 5 साल में देखो लाइसेंस जो होता है हमारा वो रिन्यूअल होता है, तो जाना पड़ता है हमें स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। आजकल तो सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, तो रिन्यूअल कराओ फिर से, नहीं तो वो सीज हो जाएगा लाइसेंस, ठीक है। उसके बाद कंडक्टिंग इंस्पेक्शन की, कॉलेजेस वगैरह में इंस्पेक्ट करते रहना कि और देखना, और फार्मेसी वगैरह जो होती हैं, ठीक है, अब केमिस्ट जो स्टोर होता है वहां पे इंस्पेक्शन करते रहना, ये सारा काम भी होता है। डिसिप्लिनरी एक्शन में बेसिकली इंस्पेक्शन जो होता है वो डीआई करते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर करते हैं, वो सब भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर आते हैं। डिसिप्लिनरी एक्शन यानी कि डिसिप्लिन को फॉलो करना, जो जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग चलना।
प्रमोट करना एजुकेशन को अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो भी दिए गए हैं कोर्स के से रिलेटेड, इम्प्लीमेंटिंग स्टैंडर्ड्स और उनमें चेंजेस करते रहना, कि जैसे कि रजिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हो रहा है अब, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें करनी होती है। किसको? हमें, मतलब स्टेट फार्मेसी काउंसिल को, उनका काम है ये सारा, ठीक है। अब थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, थोड़ा सिलेबस भी देख लेते हैं। देखो अभी हमने थोड़ा ये देखा, जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल का फंक्शन है वही सेम आपको जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में भी लिख के आना है, जैसे रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट का, लाइसेंस का रिन्यूअल, एजुकेशन को प्रमोट करना, डिसिप्लिनरी एक्शन, इम्प्लीमेंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सभी चीजें अब ऐसे ही सेम आपको जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में भी लिख के आना है। अब हम क्या देखेंगे, इसके अंदर का भी कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। देखो सिलेबस में नहीं लिखा है, बट अगर आप अच्छे से कर लोगे तो क्या पता आपके एग्जाम में पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन, पीसीआई के मेंबर्स का ना पूछ के स्टेट या जॉइंट स्टेट का पूछ ले, या फिर दोनों में डिफरेंस पूछ ले, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो देखते हैं, चलो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट एंड जॉइंट फार्मेसी काउंसिल, स्टेट फार्मेसी काउंसिल का देखते हैं और साथ ही साथ देखो दोनों का चलाएंगे। इधर क्या है, जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, यानी कि यहाँ पे कई सारे स्टेट जुड़े हुए हैं और यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टेट फार्मेसी काउंसिल है। तो अब पीसीआई से कंपेयर करें, वहां पे भी इलेक्टेड मेंबर थे और यहाँ पे भी इलेक्टेड, दोनों जगह मेंबर होंगे। वहां पे जैसे अब इसके अंदर का थोड़ा अलग रहता है। देखो 6 मेंबर्स जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे बाय रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। किसको लिया जाएगा? 6 मेंबर को, एक पर्टिकुलर स्टेट के 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को चुना जाएगा वहां पे। और एक मेंबर कौन होगा? वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे, यानी कि कोई डॉक्टर रहेगा, इलेक्टेड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट। अब आपको सीधा जॉइंट स्टेट में दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है, 3 से 5 मेंबर होते हैं इलेक्टेड बाय रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट। अगर उसमें 3 स्टेट हैं तो उसमें से एक स्टेट का 3 से 5 मेंबर होना चाहिए, दूसरे जो स्टेट होगा उसके भी 3 से 5 मेंबर्स होने चाहिए, 4 हो चाहे, ठीक है। ये डिफरेंस है बस। यहाँ पे आपको ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट लिखना है और स्टेट फार्मेसी काउंसिल में कुछ नहीं, सिर्फ स्टेट लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद नॉमिनेटेड मेंबर्स देखे तो क्या है, 5 मेंबर्स नॉमिनेट होंगे ईच स्टेट से, ऑफ विच एटलीस्ट 3 पे कम से कम डिग्री और डिप्लोमा होल्डर्स हो फार्मेसी में। जैसे वहां पे भी था सेम, पीसीआई में नॉमिनेटेड के अंदर हमने यही पढ़ा था और यहाँ पर भी यही है, ठीक है। उसके बाद जिसमें से 3 जो है डिग्री होल्डर्स होने चाहिए। और अब ऐसे ही नॉमिनेटेड मेंबर्स में देख लेते हैं, यहाँ पे कितने होते हैं। देखो 2 से 4 मेंबर्स हों जो कि हमारे नॉमिनेट रहे, नामांकित किए गए हों, किससे? ईच फ्रॉम ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट ऑफ विच मोर देन 50% शैल बी द पर्सन, और उनमें से भी 50% वो लोग होने चाहिए डिग्री और डिप्लोमा होल्डर्स हों जो, ठीक है। उसके बाद अब रिटायर्ड मेंबर कौन कौन से होते हैं? एक्स ऑफिशियो मेंबर्स बोला जाता है उनको। उनमें से एक गवर्नमेंट एनालिस्ट होता है जो सारी चीजों का एनालिसिस करता है, उसको कौन नॉमिनेट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। और एक चीफ ऑफ द ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट रहता है स्टेट का, और एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर होता है, और एक ऑफिसर इंचार्ज होता है किसके अंडर का? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का, हर एक स्टेट का। तो ये हो गया किसके बारे में? स्टेट फार्मेसी काउंसिल। देखो जितनी स्पीड से पढ़ोगे आपको वो चीजें उतनी जल्दी याद होंगी। बस कितनी कंफ्यूजन रहेगी यार, 6 मेंबर था, 1 मेंबर था। अब ये तो देखो थोड़ा बहुत आपको लर्न करना होगा, 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। उसके बाद और ये भी बता दूं, इससे इजी नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले, ये भी आप ध्यान रखना। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, 1 गवर्नमेंट एनालिस्ट होता है, ठीक है, जो सरकार का एनालिस्ट है, जो सारी चीजों का एनालिसिस करता है, चेक करता है। वो हर एक पार्टिसिपेटिंग जो इसके अंदर होंगी, पार्टिसिपेट कर रही हैं, जब भी हो रहा है कुछ भी, नॉमिनेटेड का टाइम चल रहा है, नॉमिनेशन का या इलेक्शन का, उस टाइम पे, तो ऐसे ही नॉमिनेटेड वाला होता है। उसके बाद चीफ ऑफ द ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट होगा किसका? हर एक पार्टिसिपेटिंग स्टेट का। तो यानी कि अगर आपको स्टेट फार्मेसी काउंसिल याद है तो आप जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में कभी आपको दिक्कत नहीं होगी, आप ये भी करके आ जाओगे। एक होता है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर, हर एक पार्टिसिपेटिंग स्टेट का, चाहे उसमें 4 स्टेट पार्टिसिपेट कर रहे हो या 5 स्टेट पार्टिसिपेट कर रहे हो। जैसे एक और क्या होता है? ऑफिसर इंचार्ज होगा जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक, थोड़ा मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ड्रग एंड कॉस्मेटिक, ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे देखते हैं,
अब अगला टॉपिक देखो हमारा क्या रहेगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। इसके बारे में भी देखते हैं थोड़ा बहुत। ये देखो रजिस्ट्रेशन यानी कि 2 साल का कोर्स था, डिप्लोमा या फिर बैचलर था 4 साल का, अब वो हो चुका है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं वो देखते हैं इसके अंदर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फार्मेसी कोर्स कंप्लीट करने के बाद एक जो पर्सन है उसको रजिस्टर्ड होना होता है, कर सकता है वो रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट इफ ही शी कंप्लाइज विद द फॉलोइंग कंडीशन। अगर वो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है तो, जैसे कि अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर, 18 साल का है या फिर 18 साल से ऊपर है, तब वो उसको रजिस्ट्रेशन में मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन उसका हो जाएगा। बिसाइड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन द स्टेट, एक स्टेट से वो पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है, फार्मेसी। ही पास एन अप्रूव्ड एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन जितनी भी हुई है, एग्जाम हुए हैं, सब में वो पास होना चाहिए अथॉरिटी से। आउटसाइड इंडिया, बाहर के लिए बोल रहा है कि एक एग्जाम पास करना है और अप्रूव मिलना चाहिए सेंट्रल काउंसिल से यानी कि पीसीआई से। या फिर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो दूसरे स्टेट में, तब भी उसको एक एग्जाम देना होता है और उसके बाद उसको अप्रूवल मिलता है। लाइक इंटरव्यू के क्वेश्चंस हो गए, मतलब सारी चीजें बनाई गई हैं, वो तुमने क्लियर किया तभी तुमको लाइसेंस मिलेगा। जैसे कि हर स्टेट के लिए भी देख रहे हो एग्जिट एग्जाम हो रहा है, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन हो सकता है, ठीक। उसके बाद फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर इंक्लूडेड इन द रजिस्टर। जो रजिस्टर बनेगा एक, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड रहती हैं। फुल नेम होता है और रेजिडेंशियल एड्रेस होता है, किसका, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का जो एड्रेस आधार कार्ड में लिखा हुआ है, पूरा नाम है, वो इसके अंदर मेंशन होता है। और डेट होती है उसकी फर्स्ट एडमिशन की, कब वो रजिस्टर कर रहा है उस दिन की डेट रहती है। इस क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, पूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन की, पूरा कोर्स पढ़ा हो, एग्जामिनेशन में पास हो रखा हो, यानी कि कोई किसी में बैक लग गई है और वो रजिस्ट्रेशन कर रहा है, नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए 500 घंटे की, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन हो सकता है। इस प्रोफेशनल एड्रेस, अगर वो मान लो जो फार्मासिस्ट है वो कहीं पे जॉब वगैरह कर रहा है तो वहां का एड्रेस भी दे और नेम भी बताए एम्प्लॉयर का जहाँ पे वो एम्प्लॉय है, ठीक है, प्रॉपर बताना है, उसके बाद ही इसमें हो सकता है कुछ। और क्या है, अब प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्टर, अगर पहला रजिस्टर अगर तैयार हो रहा है तो उसमें क्या क्या होगा। सबसे पहले नोटिफिकेशन इशू होगा, दिया जाएगा, किसको, स्टेट गवर्नमेंट को वो इनवाइट करेगी, देगी एप्लीकेशन, है ना, फ्रॉम प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट, एक एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, नोटिफिकेशन निकलेगी। उसके बाद एप्लीकेशन सबमिशन होगा, एलिजिबल अगर फार्मासिस्ट है वो अप्लाई करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, पहले फॉर्म, उसके बाद अप्लाई करना, उसके बाद वेरिफिकेशन करना, ट्राइब्यूनल रिव्यूज लेंगे एप्लीकेशन के, क्वालिफिकेशन को उसको बार बार अच्छे से चेक करेंगे जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में लोग होंगे। उसके बाद ड्राफ्ट कर लिया जाएगा कि उसको अभी रख दिया गया है रजिस्टर को पब्लिश के लिए, ठीक है, इनिशियल लिस्ट बन गई है जिसको पब्लिक करना है रिव्यू करने के लिए। उसके बाद ऑब्जेक्शन रिजॉल्व करना है, अगर कोई भी तरीके का ऑब्जेक्शन है, दिक्कत आ रही है, करेक्शन वगैरह की जरूरत है तो उसको पहचानना है, एड्रेस करना है और करेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद फाइनल रजिस्टर को पब्लिश करना है, ऑफिशियल लिस्ट निकाल देनी है रिकॉग्नाइज्ड फार्मासिस्ट की, वो रिलीज कर देंगे कि इस ईयर में, इस 2018 के बैच में ये सारे फार्मासिस्ट की लिस्ट हमने निकाल दी है, रिकॉग्नाइज कर दी है, तो एक रजिस्टर पूरा फर्स्ट रजिस्टर तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर 5 साल के बाद रिन्यूअल के लिए चला जाएगा। तो ये हो गया। और देखते हैं, देखो अब एक तरीके से ये भी कंप्लीट हो गया। अब क्या है, देखो ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज। ऑफेंसेस का मतलब क्या होता है बता देती हूँ। देखो अपराध, और अगर कोई अपराध हुआ है तो जुर्माना भी देना पड़ेगा, ठीक है, वो है। तो अपराध बोले तो कैसे, प्रैक्टिस कर रहा है फार्मेसी की सारी जानकारी है उसको बिना रजिस्ट्रेशन के, विदाउट रजिस्ट्रेशन, तो ऑफेंस हो जाएगा, ये एक अपराध है। प्रैक्टिसिंग एज अ फार्मासिस्ट विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड, बिना रजिस्टर्ड के, तब कितनी पेनल्टी लगेगी, जुर्माना कितना लगेगा, 500 का लगेगा पहले ऑफेंस पे, पहले अपराध पे, और हायर फाइन्स, और ज्यादा फाइन लग सकता है, या फिर इम्प्रिजनमेंट हो सकती है यानी जेल हो सकती है, ठीक है। उसके बाद फॉल्स यूज ऑफ टाइटल्स, लाइक वो फार्मासिस्ट का टाइटल यूज कर रहा है या ड्रगिस्ट का यूज कर रहा है अपनी शॉप पे, जबकि उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ही नहीं है,
तब कितने का फाइन लगेगा, तब भी 500 का लगेगा फॉर मिसलीडिंग द पब्लिक। ठीक है, उसके बाद दो हो गए हमारे, एक तो प्रैक्टिसिंग विदाउट रजिस्ट्रेशन और उसके बाद फॉल्स यूज ऑफ टाइटल, टाइटल का फॉल्स यूज करने पे, जैसे लाइक फार्मासिस्ट वगैरह। ठीक है, उसके बाद डिस्पेंसिंग बाय अनक्वालिफाइड पर्सन की तुम्हारे मेडिकल पे हम डिस्पेंसिंग अगर करा दें, कोई रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी है बट वो अवेलेबल नहीं है और कोई अनक्वालिफाइड पर्सन है, अगर वो डिस्पेंसिंग कर लेगा तो जब उसको 1000 रुपए का फाइन देना पड़ेगा फार्मासिस्ट को। ठीक है, डिस्पेंसिंग मेडिकेशन विदाउट द सुपरविजन ऑफ, बिना उसकी नजर में आए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के बिना उसके ही तुम डिस्पेंस कर रहे हो, दवाइयों को दे रहे हो, तब कितना फाइन लगेगा, अगर कोई DI वगैरह आ गया तो 1000 रुपए का फाइन लग जाएगा। ठीक, उसके बाद फेलियर टू डिस्प्ले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कि अगर तुमने अपना जो लाइसेंस है उसका जो सर्टिफिकेट है, अगर उसको आपने अपने प्लेस पे नहीं लगाया है जहां पे आप डिस्पेंसिंग कर रहे हो, तब भी आपको फाइन देना होगा और वो फाइन अलग अलग होता है स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। नॉट डिस्प्लेइंग द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एट द प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, जहां पे फार्मेसी आपकी रन कर रही है। ठीक है, तो प्रैक्टिसिंग विदाउट रजिस्ट्रेशन 500 का फाइन, फॉल्स अगर गलत यूज कर रहे हैं हम टाइटल का तब भी 500 का फाइन, और किसी अनक्वालिफाइड पर्सन से हम डिस्पेंसिंग करा रहे हैं तब 1000 रुपए का फाइन, और अगर हमने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को डिस्प्ले नहीं किया है तब फाइन जो होता है वो अलग अलग होता है हर स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015। अब इसके अंदर क्या आता है, देखो इसका नाम बता रहा है कि फार्मेसी की प्रैक्टिस करना, पूरी ट्रेनिंग करना, उसको चलाना ट्रेनिंग को 2015 के अकॉर्डिंग। ठीक, तो स्कोप ऑफ प्रैक्टिस आता है सबसे पहले कि फार्मासिस्ट का रोल जो होता है उसको इसके अंदर डिफाइन किया गया है। डिफाइन फार्मासिस्ट रोल इन पेशेंट केयर में भी उसका रोल है, मेडिकेशन डिस्पेंसिंग में भी एंड हेल्थ एजुकेशन में भी किसका स्कोप है, फार्मेसी प्रैक्टिस का। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि कुछ एथिकल गाइडलाइंस होंगी फार्मासिस्ट के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, ये फार्मासिस्ट को पता होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ कोड्स आ चुके हैं, एथिकल गाइडलाइंस आ गई हैं। ठीक है, देन उसके बाद पेशेंट काउंसलिंग, कि पेशेंट को बहुत अच्छे से ट्रीट करना है, उसको समझाना है कि अगर वो दवा टाइम पे लेगा तो वो तभी ठीक हो सकता है, ट्रीटमेंट उसका तभी सही हो सकता है, ट्रीट हो सकता है, पेशेंट का इलाज सही से चलेगा। ठीक, तो उसको प्रोवाइड करना है एसेंशियल इंफॉर्मेशन रिक्वायर होती है, किसको यूज बताना है मेडिकेशन का, साइड इफेक्ट्स बताने हैं और स्टोरेज वगैरह, ये सारी चीजें पेशेंट काउंसलिंग में आती हैं। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, यानी कि जो मैंडेट है, जरूरी है वेरिफिकेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, अगर डॉक्टर ने आपको एक प्रिस्क्रिप्शन दिया है उसके बाद आपको उसको अच्छे से वेरीफाई करना है कि कहीं कभी कभार ऐसा होता है कि एक ही जो दवा है या दो अलग अलग दवाएं, दोनों का यूज अलग है बट उनका नाम एक जैसा दिख रहा है, तब भी क्या पता उस केस में वो ना देनी हो, गलत मेडिसिन चली गई है, तो इसीलिए हमें अच्छे से वेरिफिकेशन करना है। ये फार्मेसी प्रैक्टिस जो चल रही है 2015 में उसके अंदर आता है। कंटिन्यूइंग एजुकेशन, फार्मासिस्ट मस्ट कंप्लीट पीरियोडिक ट्रेनिंग, की फार्मासिस्ट को पूरी ट्रेनिंग करनी है। देन उसके बाद डिस्प्ले ऑफ क्वालिफिकेशन, फार्मेसी में डिस्प्ले देयर रजिस्ट्रेशन दिखाना है उसको अपने वर्क प्लेस पे। ठीक है, ये हो गया। और एक दो पॉइंट हैं इसके, मतलब पूरे 10 लिखे हैं, ज्यादा इसलिए लिखे हैं ताकि आपको कम ही याद होंगे, इसीलिए मैं आपको ज्यादा ही बताती हूँ। ठीक है, फार्मेसी ऑडिट, रेगुलर इंस्पेक्शन होगा टू इंश्योर करने के लिए, पूरा भरोसा दिलाने के लिए, कंप्लायंस करने के लिए, यानी उसके अकॉर्डिंग चलने के लिए, विद लीगल स्टैंडर्ड्स एंड सेफ प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो फार्मेसी ऑडिट हो गया कि जाओ चेक करो, इंस्पेक्ट करो। ठीक, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, तो यहाँ पे कीप डिटेल रिकॉर्ड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जो भी प्रिस्क्रिप्शन आए हैं, कौन सी मेडिसिन गई है, पूरी इन्वेंट्री, जो सारे आइटम्स रखे हुए हैं। पेशेंट काउंसलिंग फॉर अकाउंटेबिलिटी के लिए, तो सारी चीजों को चलने देना है, मेंटेन करना है, रिकॉर्ड रखना है। ठीक है, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, कभी कभार फार्मासिस्ट को ऑथराइज्ड उसको जो है यहाँ पे भी उसको मान्यता मिली हुई है ना, कि उसको अथॉरिटी है इतनी कि वो कुछ इमरजेंसी मेडिकेशंस को दे सके बिना प्रिस्क्रिप्शन के। वही किसी को इमरजेंसी है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो फार्मासिस्ट उस केस में मेडिकेशन दे सकता है। ठीक, वर्किंग आवर्स और इन्वायरमेंट को देखना है, सेट होनी चाहिए गाइडलाइंस हो वर्किंग आवर्स के लिए, हाइजीनिक ऑर्गेनाइज्ड वर्क स्पेस होना चाहिए सेफ फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए। तो ये सारे टोटल 10 पॉइंट्स थे फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन के लिए, स्कोप हो प्रैक्टिस का,
कोड ऑफ कंडक्ट रहते हैं, पेशेंट काउंसलिंग है। तो एक बार मैं आपको पूरा चैप्टर अच्छे से दिखा देती हूँ और इसके नोट्स अब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। देखो, सबसे पहले हमने इसके ऑब्जेक्टिव देखे थे कि कैसे प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी जो रेगुलेट हो रही है वो इसके अंदर आता है 1948 में। इसमें पीसीआई आएगी, स्टेट फार्मेसी काउंसिल आएगी। ये लॉ हमारा कहाँ तक है पूरा लागू हो चुका है, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। फिर इसकी डेफिनेशन देखी कि कैसे इसके अंदर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कैसे एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद पीसीआई के बारे में देखा, ये कब आई, हर 5 साल में चेंज होती है, मेंबर्स बदलते रहते हैं, इलेक्टेड मेंबर आते हैं इसके अंदर, 6 मेंबर्स हमारे टीचर्स होंगे और कुछ जो है यूजीसी इनको इलेक्ट करेगी। एक मेंबर हमारा एमसीआई से होगा, मेडिकल काउंसिल से, एक मेंबर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। उसके बाद नॉमिनेटेड देखा हमने, देन एक रिप्रेजेंटेटिव, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ये सब है और 6 मेंबर्स हैं। एक्स ऑफिशियो में 3 देखे, डीजीएचएस, सीडीएल और डीसीआई। फिर फंक्शन देखा एजुकेशन पैटर्न को डिजाइन करने के लिए। उसके बाद एजुकेशन रेगुलेशंस आती हैं इसके अंदर, एजुकेशन रेगुलेशन की कैसे कोर्स को कंडक्ट किया जाता है, क्या क्या उस कोर्स की पूरी बोलते हैं ना कि पूरा चिट्ठा है ये, कि कैसे कैसे कोर्स को कंडक्ट करवाना है, लाइसेंस वगैरह कैसे मिलेगा, वो सारी चीजें, कोर्स कितने साल का रहेगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इक्विपमेंट, एग्जाम वगैरह जो भी हैं वो सारे देखे। उसके बाद अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशन, अगर लगेगा कि हाँ भाई इस इंस्टीट्यूट में कोर्स हो सकता है तो अप्रूवल मिल जाएगा, और अगर वो अकॉर्डिंग टू पीसीआई के अकॉर्डिंग नहीं है वो इंस्टीट्यूशन तो वहां से विड्रॉल भी हो जाएगा जो अप्रूवल मिला है। फॉरेन क्वालिफिकेशन के लिए रिकॉग्निशन, मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल रजिस्टर के बारे में देखा। फिर स्टेट एंड जॉइंट फार्मेसी काउंसिल देखी, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के हमने सारे फंक्शंस देखे। ये जैसे जो पीसीआई के अंदर है मोस्टली हमारे वही चीजें रहती हैं इसके अंदर भी, और जॉइंट में भी यही होता है। जॉइंट के अंदर बस स्टेट और भी होते हैं, ठीक है, जुड़े हुए 3-4 स्टेट हैं या फिर 5-6 हैं ऐसे। कॉन्स्टिट्यूशन देखा, दोनों में ही सेम चीजें देखी हमने, ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन देखा फार्मासिस्ट का अगर हो गया, उसके बाद उसको क्या क्या चीजें चाहिए एक रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। पहला रजिस्टर हमारा स्टेट फार्मेसी काउंसिल में भी कैसे तैयार हो रहा है, वो सारी चीजें देखो हमने इसके अंदर देखी। फिर उसके बाद ऑफेंसेस पेनल्टी देखी, बिना रजिस्ट्रेशन के कैसे कोई चला रहा है फार्मेसी को वो देखा, और गलत टाइटल यूज करके देख रहा है चला रहा है तब पेनल्टी कितनी लग रही है, कोई अनक्वालिफाइड पर्सन है उस टाइम पे पेनल्टी कितनी है, और अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बिना काम कर रहा है तब भी। उसके बाद फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन। अरे यार पटाखे बहुत फूट रहे हैं ये, क्योंकि चल रहा है अब दिवाली का टाइम है तो इतनी डिस्टरबेंस तो होगी, बट आपको फोकस अपना यहाँ पे रखना है। दिवाली की जो छुट्टियां हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करो, वीडियो को देखो। सेट एथिकल गाइडलाइंस, पेशेंट काउंसलिंग, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, डिस्प्ले ऑफ क्वालिफिकेशन। तो ये सारा था हमारा 5 घंटे के इस चैप्टर में। तो जितनी भी चीजें पढ़ाई हैं मैंने उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखो पीसीआई के बारे में है और उसका कॉन्स्टिट्यूशन है और फंक्शन है। एजुकेशन रेगुलेशन इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है तो इसके बारे में, और या फिर ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज भी 3 नंबर में आपसे पूछ सकता है, तो इसको अच्छे से कर लेना। और उसके बाद अगले नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। देख रहे हो ये अकेले ही 23 घंटे का है, तो इसको हमें थोड़ा आराम से करना है, अच्छे से समझते हुए करना है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके यहीं से ही पुटअप होंगे एग्जाम में, ठीक है। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, इससे एक मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं, ठीक है। और आपको इसके प्रॉपर नोट्स हमारे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू।